दोस्तों अमेरिका में इंग्लिश लिटरेचर लिखने की शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी की शुरुआत से, यानी कि जब अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था। सिर्फ ब्रिटेन की नहीं बल्कि यूरोप के बहुत सारे देशों की, जैसे स्पेनिश लोगों ने, पुर्तगालियों ने, जर्मन, डच, फ्रेंच, इन सब लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था अमेरिका पर। इस टाइम पर इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका में आए और इन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को वहां पर सेटल करने की कोशिशें की, पढ़ाकर और लिखकर। जैसे जॉन स्मिथ इसमें बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। जॉन स्मिथ एक सिपाही था और उस टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले जाकर के ये ब्रिटिशर सेटल हुए थे। जेम्स टाउन नाम की जगह पर इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, जिसको आज स्टेट ऑफ वर्जीनिया बोला जाता है दोस्तों। इस जेम्स टाउन को वर्जीनिया बोला जाता है आज। तो अब दोस्तों ये ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर आए हैं अमेरिका में, तो अपने साथ साथ ये प्यूरिटन आइडियाज भी लेकर के आए, यानी कि धार्मिक चीजें। लेकिन इनके यहाँ पे आने से पहले स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, डच, ये लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। तो दोस्तों इस वक्त तक अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी धाक नहीं थी, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा यहाँ पर जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच लैंग्वेजेस भारी थी। इन लैंग्वेजेस में लिटरेचर पब्लिश हो रहा था। फिर दोस्तों जॉन स्मिथ और थॉमस हैरियट ने अपने इंग्लिश वर्क्स को पब्लिश करवाया, जैसे हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया। दोस्तों पॉलिटिकली भी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज खेलना शुरू कर दी। जैसे 1664 में इन्होंने न्यू एम्स्टर्डम को जीता, तो उसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया न्यूयॉर्क, और इस जगह की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को बदलकर डच से इंग्लिश कर दिया। तो दोस्तों शुरू में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो भी इंग्लिश वर्क्स पब्लिश हुए थे वो सब प्यूरिटन थे, यानी कि धार्मिक वर्क्स ज्यादा पब्लिश हुए थे। ये लिटरेचर को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, बल्कि अपना धर्म फैलाना चाहते थे इस वक्त ये अमेरिका में। और दोस्तों इस वक्त लंदन के प्रिंटर्स भी अमेरिकन ऑथर्स के वर्क्स को छापते थे और पब्लिश करवाते थे। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि कैप्टन जॉन स्मिथ पहले अमेरिकन इंग्लिश ऑथर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना फेमस वर्क हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया लिखा था। तो दोस्तों अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि शुरू में अमेरिका में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीजियस वर्क्स पब्लिश हुए थे, जैसे द हिस्ट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड, अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी, हिस्ट्री ऑफ प्लिमथ प्लांटेशन। इनके अलावा थॉमस मॉर्टन नाम के एक राइटर थे जिन्होंने अपना वर्क लिखा था द न्यू इंग्लैंड कैनन। इस बुक में दोस्तों थॉमस मॉर्टन ने क्या किया है, अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स अपना रिलीजन सेटल करने की कोशिश कर रहे थे उनका मजाक उड़ाया, ये बोलकर कि नेटिव अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। ऐसे ही दोस्तों और भी रिलीजियस वर्क्स पब्लिश हुए, जैसे बे सेंस बुक, जिसमें बाइबल के वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है, द डे ऑफ डूम। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि क्यों इस टाइम पर अमेरिका में रिलीजियस वर्क्स पब्लिश हो रहे थे। क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन में प्यूरिटन्स का राज था, यानी कि चार्ल्स सेकंड अभी तक आया नहीं था, अभी तक प्यूरिटन्स का राज था। ऐसे ही इनके बाद में कॉटन मार्थर, जोनाथन एडवर्ड्स और जॉर्ज व्हाइटफील्ड, थॉमस हुकर, थॉमस शेपर्ड, जॉन वाइस, सैमुअल शीवल, तो बहुत सारे ऑथर्स थे जो रिलीजियस वर्क्स को लिखा करते थे। और दोस्तों इस टाइम पर साउथ के एरिया में से भी लिटरेचर ग्रो कर रहा था, अमेरिका के साउथ के एरिया में से भी लिटरेचर ग्रो कर रहा था। इनके अलावा दोस्तों विलियम बर्ड, जिन्होंने वहां के नेटिव्स और वहां पर बसने वाले ब्रिटिशर्स में जो डिफरेंस है उस पर कमेंट किया था। और दोस्तों इनके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे वर्क्स लिखे गए। अब दोस्तों अमेरिका में आ गया था रेवोल्यूशन का टाइम, यानी कि इस वक्त तक अमेरिका को चाहिए थी इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से और ब्रिटेन से, क्योंकि इनको ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा था, इन पर टैक्स लगाए जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई पहले रिप्रेजेंटेटिव दो, उसके बाद टैक्स मिलेगा। और ऊपर से इन पर सवाल भी उठ गए कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तो अब रिवॉल्यूशन होने लगा, अमेरिका में इंडिपेंडेंस का रिवॉल्यूशन हुआ। और दोस्तों इस टाइम से पॉलिटिक्स पर लिखना शुरू किया गया, जिसमें बड़े बड़े नाम थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जॉन जेफरसन, जॉन थ्रम्बल, फ्रांसिस हॉपकिंस और फिलिप मॉरिन। और दोस्तों इस वक्त तक 18th सेंचुरी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों 18th सेंचुरी शुरू होने के साथ साथ क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट का पीरियड आ चुका था, यानी कि एज ऑफ रीजंस आ चुकी थी, आइडियाज आ गए थे रीजंस के। और इसके साथ ही प्यूरिटन वर्क्स को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को बताया कि फिजिक्स के जरिए
ह्यूमन माइंड इस यूनिवर्स में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ समझ सकता है। मैंने आपको बताया था इस 18th सेंचुरी में, इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट में साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल, फिलोसॉफिकल चेंजेस आ रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ इन कॉलोनीज की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वो चीज़ अलग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे ये इस टाइम के बहुत ही पॉपुलर फिगर थे। अब दोस्तों रेवोल्यूशन के बाद में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा। दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही बड़ा वर्क है। इसके साथ में कई सारी पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखी गई इस टाइम पर। दोस्तों ये टाइम ही ऐसा था जब बहुत सारी पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखी जा रही थी, लेकिन कोई भी नोवेल वगैरह नहीं लिखी गई। फिर लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में जाकर फर्स्ट अमेरिकन नोवेल्स पब्लिश हुई, जिन नोवेल्स में बड़ा नाम है द पावर ऑफ सिंपैथी और एडवेंचर्स ऑफ अलोंसो। फिर इसके बाद फीमेल राइटर्स भी आ गई। 2 बहुत बड़ी फीमेल राइटर्स आई, जिसमें सुजाना रॉसन जिन्होंने शैर्लोट टेम्पल को लिखा था, जो शैर्लोट टेम्पल के लिए जानी जाती हैं, और इनके अलावा हैना वेबस्टर फॉस्टर। दोस्तों इनकी एक नोवेल थी द कॉकेट। तो दोस्तों ये दोनों नोवेल्स बहुत फेमस हुई थी। इनके अलावा चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन, इनका अमेरिकन नोवेल्स में बहुत बड़ा नाम है, ये अपनी गॉथिक नोवेल्स लिखते थे। इनके अलावा वॉशिंगटन इरविंग और ह्यूग हेनरी। दोस्तों इनके आगे के ऑथर्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि कैसे अमेरिकन लिटरेचर में ट्रांसडेंटलिज्म आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।